नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिन्हा। में आज बात करेंगे गोवा में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। 2014 के आम चुनाव से पहले ही पार्टी में घमासान सतह पर आ गया है और वजह बने हैं नरेंद्र मोदी। माना जा रहा है कि मोदी को गोवा में बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें पार्टी का चेहरा बनाने की कोशिश होगी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी खेमा इसके खिलाफ है। नतीजा ये कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में न सिर्फ आडवाणी बल्कि जसवंत सिंह, उमा भारती और शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं पहुंचा। हालांकि कहा जा रहा है कि आडवाणी तबियत खराब होने की वजह से नहीं आए। शनिवार को वो गोवा पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस तरह वहां मोदी के नाम का जाप हो रहा है उससे साफ है कि आडवाणी अब सियासी अंत के करीब है। लोगों के सामने रियल अल्टरनेटिव रखना है तो नरेंद्र मोदी इज द राइट चॉइस। दिस इज द फीलिंग। नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। गुजरात के अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे लोकप्रिय हैं और पूरा देश उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है। सब जानते हैं गोवा के सीएम किसे चाहते हैं, हम जानते हैं देश किसे चाहता है, कार्यकर्ता किसे चाहता है। निश्चित रूप में श्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा योद्धा है। आज की राजनीति की अखाड़ा में मोदी एक सशक्त योद्धा है। गोवा में नमो नमो के इस मंत्रजाप के बीच बीजेपी के सबसे सक्रिय बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी अचानक बीमार पड़ गए। दरअसल शुक्रवार को 3 बजे आडवाणी को पार्टी पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन उनका आना अचानक टल गया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीमारी को वजह बताते हुए दावा किया कि आडवाणी शनिवार को कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेंगे। आडवाणी जी अस्वस्थ होने के कारण मैंने ही उन्हें मना किया है कि आज वो नहीं आएंगे, लेकिन कल आडवाणी जी गोवा पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ गई कि पार्टी की उपाध्यक्ष उमा भारती भी बीमार हो गई हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। बीमार होने वाले बीजेपी के तीसरे वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह थे। आडवाणी समर्थक कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गोवा जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। मीडिया में चर्चाओं ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने एक बार फिर मामले को हल्का करने की कोशिश की। 300 से अधिक लोगों को इस कार्य समिति में आना है और उसमें से कुछ लोगों का बीमार हो जाना कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना आप लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल गोवा पहुंचे मोदी तमाम सवालों पर खामोश हैं, लेकिन जिस तरह वहां नमो मंत्र का जाप हो रहा है उससे साफ है कि आडवाणी खेमे पर वो फिलहाल भारी है और पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश यही जा रहा है कि मोदी ही 2014 आम चुनाव में उसका चेहरा होंगे। सवाल बस इतना है कि इसका ऐलान किस शक्ल में होगा। आनंद प्रकाश पांडे के साथ सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। क्या गोवा कार्यकारिणी के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता होंगे? दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना अब बीजेपी की मजबूरी है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी अब जेडीयू जैसे सहयोगियों को दरकिनार कर मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की दिशा में बढ़ रही है? चौथा सवाल, क्या उपचुनाव की हार के बाद नीतीश कुमार मोदी की उम्मीदवारी स्वीकार कर लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल, क्या मोदी का उभार आडवाणी और उनकी पीढ़ी का अंत है? दरअसल नरेंद्र मोदी का कद जिस तेजी से बढ़ रहा है, अब उनके रथ को रोकना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए लगभग असंभव सा होता जा रहा है। इसलिए हमारा एजेंडा साफ है, बीजेपी जल्द से जल्द खत्म करे अपनी दुविधा। बात करने के लिए हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन जो गोवा में ही मौजूद है, पटना से जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन, मुंबई से शिवसेना के प्रेम शुक्ला, स्टूडियो मौजूद संघ विशेषज्ञ राकेश सिन्हा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुकेश, सबसे पहले आपसे इस बात को लेकर कि आखिर आज दिन भर जो कुछ हुआ वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं, क्या कुछ हुआ और उसका क्या मतलब निकलना चाहिए? आज ऑफिस बेयर्स की बैठक थी आशुतोष, लेकिन ये ऑफिस बेयर्स की बैठक इसलिए अहम थी, महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड के कुछ लोगों को, सारे लोगों को बुलाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी नहीं आए। लालकृष्ण आडवाणी कल आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर कि कल आएंगे। उनका नहीं आना बहुत सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस पूरे कार्यकारिणी का एक सीक्वेंस अगर उठा के देखें तो टोन कल मनोहर पर्रिकर ने सेट कर दिया था। मनोहर पर्रिकर ने कहा ही इज द राइट चॉइस, ही इज द ओनली चॉइस। उसके बाद से टोन सेट हो गया और उसके पहले से राजनाथ सिंह की संघ के नेताओं से बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई और ये एक क्लैरिटी लाने की बातचीत आज की गई। आज जो ऑफिस बेयर्स की बैठक थी उसमें भी किसी एक सदस्य ने उठकर कहा कि लीडरशिप को लेकर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने वहां भी कहा कि अभी हम 2 दिन यहां बैठने वाले हैं, क्लैरिटी आएगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कल से जो कार्यकारिणी शुरू हुई है और कल जो मनोहर पर्रिकर ने कह दिया उसने एक टोन सेट किया है। नरेंद्र मोदी, अब मुझे लगता है कि आज की स्थिति में अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी का खेमा जो है, उनका सपोर्ट बेस जो है वो स्वेल कर रहा है बीजेपी के अंदर और लाल
लालकृष्ण आडवाणी का अगर दूसरा टेमा कहूं वो श्रिंक कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जो दोनों मिलकर खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अब बुलडोज करने की कोशिश में है। अगर लालकृष्ण आडवाणी अपने, मैं अगर हट शब्द का इस्तेमाल कर सकूं, कि हट पे अड़े रहेंगे कि हम आपको जगह नहीं देंगे, हम नरेंद्र मोदी के राह में रोड़े अटकाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा बनता जा रहा है जो नरेंद्र मोदी को चाहता है कि वो आने वाले समय में पार्टी को लीड करे और उस पर क्लैरिटी जल्द से जल्द आ जाए। तो ये कुल मिलाकर आज उसका एक झलक आपको दिखी है। मुझे लगता है कल 2 दिनों में बीजेपी के साथ एक बड़ी समस्या होगी और बहुत क्लैरिटी के साथ स्पष्ट संदेश एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो देना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी ही उसके नेता है, चेहरा है। बिल्कुल। सिद्धार्थ सिंह, क्या बीजेपी उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई जहां उसको 2 टूक फैसले करने चाहिए? भले ही लालकृष्ण आडवाणी या बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो आपत्ति करते रहे, अब उनकी आपत्तियों का कोई मतलब नहीं रह गया। क्या बीजेपी उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंची है या नहीं पहुंची है? आशुतोष जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं जी, अब मीडिया कर सकती है मगर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई 2 गुट नहीं है, 3 गुट नहीं है, एक ही गुट है, वो बीजेपी का है जी। लालकृष्ण आडवाणी जी हम लोग के मार्गदर्शक हैं। आज उनकी तबीयत खराब हो गई, उसके कारण नहीं पहुंचा, वो कल आएंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन भर से खबर चल रही है, हम लोग का प्रयास है, बता भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वयं बताया है कि तबीयत खराब है, वो कल आएंगे। और ऐसे भी कार्यकारिणी कल से है, आज से नहीं थी, कल से है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कहीं बैठक होनी भी है या नहीं भी होनी भी है तो वो कल भी हो सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और जहां तक कि और जो चीजें हैं, हम लोगों की कार्यकारिणी इस दफे एक सही दिशा देगी कि आने वाले समय में लोकसभा में किस प्रकार से हर राज्यों में हम लोग किस प्रकार से अपना चुनाव प्रबंधन करें, किस प्रकार से हमारी कोई कमियां हैं उसके ऊपर उभारे, उससे उभरें और हम लोग आगे जाके कांग्रेस को यहां से हम लोग हटाने का पूरा प्रयास करें। तो ये हम लोग का पूरा रणनीति है। और उसके साथ किस तरह से चुनाव प्रबंधन या मैनेजमेंट होता चाहिए, उसका कौन मुखिया होएगा, ये सब चीजों पर चर्चा होगी। पर सिद्धार्थ जी, क्या ये महज इत्तेफाक है, क्या महज संयोग है कि उमा भारती, जसवंत सिंह और लालकृष्ण आडवाणी तीनों की तबीयत एक ही दिन खराब हो गई? और उमा भारती कह रही 48 घंटे में ठीक हो जाएंगे, लालकृष्ण आडवाणी 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे। आशुतोष जी 200-250 लोगों हम लोग कार्यकारिणी में आते हैं और उसके अंदर कहीं 2 या 3 जने, आपने 3 ही नाम गिनवाए, 2 या 3 जने की तबीयत खराब हो जाए तो ये कोई असामान्य स्थिति नहीं होगी। ये एक स्वाभाविक ऐसा हो जाता है। मगर उसके अंदर भी कुछ, अब आडवाणी जी रेस्ट करके थोड़ा सा डॉक्टरों के एडवाइस लेते हुए कल आ जाएंगे। कार्यकारिणी तो कल से शुरू हो रही है, आज तो एक बैठक थी, तो इस पे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि इस पे स्पेकुलेशन होनी चाहिए। बट सिद्धार्थ, जिस तरीके से माहौल बन रहा है उससे ये बात लग रही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देकर पार्टी उनको उतरेगी, और लालकृष्ण आडवाणी उस बात से सहमत नहीं है। तो क्या आप इस बात को पूरी तरीके से नकार रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले तो लालकृष्ण आडवाणी जी सहमत है या असहमत है, मेरे ख्याल से ये एक स्पेकुलेटिव हो सकता है। मगर हाँ, दूसरा एक और सच भी है कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, जो राजनाथ जी बहुत दफे कह चुके हैं, बहुत ज्यादा है। और सब लोग, स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता और हर जो आम जनता है वो मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ निर्णय लेने होंगे। मगर प्रधानमंत्री पद का ही आज कार्यकारिणी लेगी वो शायद नहीं, मगर आगे जाके क्या होता है, हम चेहरा लाएं ना लाएं, ये सब विषय बहुत बात के हैं। मगर इस समय चुनाव प्रबंधन किस तरह, मैनेजमेंट किस तरह से अच्छा चले, उस पर जरूर विषय लगता है कि हम लोग इस कार्यकारिणी में ले पाएंगे। उस पर आप विशेष चर्चा। बट राकेश सिन्हा जी, क्या नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल है? अब उनको नहीं रोका जा सकता। तमाम लोगों ने कोशिश कर ली, तमाम लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी इज हियर टू स्टे। देखिए, इस पे इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता लालकृष्ण आडवाणी जी में क ख ग घ विचारधारा का देखता था एक समय में, वही कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से जो कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण विचारधारा में एक धूमिल छवि जो पार्टी की बनी, वो नरेंद्र मोदी में वो ताजगी देखता है, क ख ग घ देखता है। इससे कार्यकर्ता किसी भी आधार पर नरेंद्र मोदी को अस्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो पार्टी के सामने 2 चुनौती है। एक चुनौती है इनएक्शन का, यदि आप नरेंद्र मोदी को नहीं लाते हैं तो कार्यकर्ता इनएक्शन में जाने का डर है। दूसरा चुनौती है आइसोलेशन का, यदि मोदी जी को लाते हैं, जो कहा जा रहा है, जो एक एड्रेस किया जाता है इशू को कि आफ्टर इलेक्शन
एक आइसोलेशन में आप जा सकते हैं। तो पहली चुनौती पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता इनेक्शन में नहीं जाए। यदि आपके पास ताकत आती है, कोalition बना रहेगा। और मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का समावेश ज्यादा करना चाहिए। और देखिए, विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। विचारधारा के कारण ही लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ लोग जुड़े थे। विचारधारा के कारण ही लोगों के साथ जुड़ते हैं। जिस दिन विचारधारा की अस्वीकृति हो जाएगी, उस दिन व्यक्ति अस्वीकृत हो जाता है। और मैं एक और बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक चेतना से चलती है। ये सामूहिक चेतना नीचे से कार्यकर्ताओं से आती है। उस सामूहिक चेतना को आपका उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन नहीं। प्रदीप जी, जो बात राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आज पार्टी के अंदर एक नई तरीके की ऊर्जा देखनी पड़ रही है, एक नया तरीके की ताजगी नजर आ रही है, इसलिए अब पुराने तरीके से सोच उनको नहीं रोक सकती? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप आशुतोष जी आप देखिए कि लालकृष्ण आडवाणी की ये स्थिति क्यों बनी। वो पार्टी के सबसे बड़े नेता है इस समय। वाजपेयी के बाद उनके कद का कोई नहीं है, लेकिन आज वो हाशिए पे नजर आ रहे हैं। पिछले 8-9 साल से पार्टी में जो गुटबंदी चल रही है, उसके वो जनक और नायक नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई, जैसा सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं इनसे पूछना चाहिए कि सुषमा स्वराज जी क्यों मनाने की बात कर रही हैं? कह रहे हैं कि आडवाणी जी को मनाया जाना चाहिए। तो आडवाणी जी नाराज है, तभी तो मनाया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनको इग्नोर करके कोई फैसला नहीं होना चाहिए। तो क्या इसकी आशंका है कि उनको इग्नोर करके कोई फैसला होने जा रहा है? तो ये इस सच्चाई से भागने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली और आखिरी पसंद है। 2009 में कायदे से आडवाणी वाजपेयी युग का समापन हो जाना चाहिए था। अब आडवाणी जी, क्रिकेट की भाषा में कहें तो आडवाणी जी आउट होकर पेवेलियन लौटने के बाद कह रहे हैं कि फिर से बैटिंग करूंगा। तो ये तो संभव होता नहीं, ये संभव नहीं नजर आता। बट सिद्धार्थनाथ जी, जो बात इन्होंने कही, भाई सुषमा जी अगर ये कह रही है कि उनको मनाया जाना चाहिए, यानी बीमारी की बात में दम नहीं है, या या कह रही है लालकृष्ण आडवाणी को नाराज करके या उनको इग्नोर करके आप कोई काम नहीं कर सकते? आशुतोष जी, ये मेरे को नहीं पता कि कहां से ये खबर है कि सुषमा जी मनाने की बात कर रही हैं। पहले तो कोई रूठेगा तो मनाएंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। मगर अब मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पेकुलेशन हो सकती है। मगर आज सुषमा जी भी पूरी देर बैठी रही हैं, पूरी बैठक चली है। यहाँ पे हमारे अंदर विवाद नहीं है, और आडवाणी जी नहीं है उसको लेके चल रहा है। अब स्पेकुलेशन चल रही है। आप लोगों की सब आशंकाएं जितनी भी हैं वो कल दूर हो जाएंगी। आप लोग उस पर चिंता मत करिए। चलिए, और हम ये जो आप एक बात जो कह रहे हैं उसमें कोई मैं इसमें मतभेद नहीं है। मोदी जी इस देश के अंदर सबसे लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ऊर्जा उनके नाम पे आती है, ये सब वास्तविकता है। और इससे हम लोग अपरिचित नहीं है, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो राष्ट्रीय टीम है वो भी नहीं अपरिचित। तो उन सब चीजों को लेके उस पे ही निर्णय कुछ ना कुछ अच्छा होएगा। तो ऐसा हम लोग का सबका मानना है। बिल्कुल, आपका कहना है कि निर्णय अच्छा होगा। लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कही, राजू रंजन जी, क्या वो जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है कि भाई वो पहले और आखिरी जो है वही एकमात्र प्लेयर है इस पूरे खेल के अंदर? क्या जेडीयू को यह बात पसंद आएगी? क्या जेडीयू को यह बात पसंद आएगी कि नरेंद्र मोदी के नाम पे अगर बीजेपी के अंदर ऊर्जा आती है, उनके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होती है, तो वही एकमात्र है जो आगे बढ़ेंगे, यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार स्वाभाविक तौर पर वही होंगे? क्या यह जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, अगर एक पार्टी के तौर पर हम देखें तो निश्चित तौर पर पार्टी अगर कोई फैसला करती है, कार्यकर्ताओं की भूमिका निश्चित तौर पर उसमें होती है जी। लेकिन अगर देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं और जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आज पूरे देश में जनता उबल रही है जी, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक अवसर है कि कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के कद के एक राष्ट्रीय नायक, महानायक के तौर पर हम कहें, सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की भूमिका में वो थे। उनके नेतृत्व में 24 दलों के गठबंधन ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। आज जो गठबंधन का आधार है वो सिमटा है और 4 घटक दलों का ये गठबंधन है और इसमें भी कई सवालों पर असहमतियां उभर रही हैं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का प्रेम उत्साह एक बड़ा सवाल है, लेकिन देश की जनता की पीड़ा और उनकी परेशानियों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के व्यापक हित में एक ऐसा निर्णय जरूर करना चाहिए जो देश के सभी वर्गों
पर राजू जी आप कह रहे हैं कि एक ऐसा राष्ट्रहित में एक ऐसा फैसला करना चाहिए, यानी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी को जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है? देखिए, इसका अर्थ आप अपने तरीके से इसके विश्लेषण को आप जैसे देखना चाहें। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि असमंजस समाप्त होना चाहिए, अनिर्णय की स्थिति से उभरना चाहिए गठबंधन को, और पूरी पारदर्शिता के साथ निर्णय के साथ आना होगा कि हम किनकी अगुवाई में देश का अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभियान समिति या पार्टी के जो सांगठनिक पद हैं वो पूरी तरह से पार्टी का आंतरिक विषय है, लेकिन गठबंधन के स्तर पर जो निर्णय है वो लोकसभा चुनाव के काफी पहले अब हो जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में एक व्यापक वातावरण हम बना सकें। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सिद्धार्थनाथ जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के इतने बुरे दौर के बाद भी जो पिछले 6 महीने 8 महीने के जो चुनाव परिणाम इस देश में आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के परिणाम हो, हिमाचल के परिणाम हो, जिस तरह से कर्नाटक के परिणाम आए हैं और जिस तरह से एक निर्वाचित सरकार झारखंड में गिर गई है, ये एक सवाल है कि क्या किसी एक राज्य में आपका करिश्मा पूरे देश के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करे कि कांग्रेस के एक व्यापक आधार को आप समाप्त कर पाएं। आपने बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात की कि एक राज्य के अंदर अगर आपका करिश्मा है तो क्या बाकी राज्य पर उसका असर पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान पर असर पड़ेगा, और क्या उसका बीजेपी को फायदा होगा। इसी तरफ राकेश सिन्हा ने भी इशारा किया था, इनएक्शन और आइसोलेशन में से एक चूज करना पड़ेगा और पार्टी इनएक्शन की स्थिति को नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल राजीव जी उठा रहे कि भाई ये अनिर्णय की स्थिति बहुत हो गई है, तो इस अनिर्णय की स्थिति को दूर करना होगा, और जो स्थिति नजर आ रही है उसमें यही कि मोदी एकमात्र विकल्प है बीजेपी के अंदर, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। क्या यह विकल्प शिवसेना को स्वीकार्य होगा? नहीं, शिवसेना ने कभी नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध नहीं किया जी, लेकिन शिवसेना ने बारंबार ये जरूर कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य घटक दलों को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यदि स्वीकार्य हुआ तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने का मार्ग जो है वो सुकर हो जाएगा जी। इसलिए हम बिहार के 40 सीटों को इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 182 सीटें पा चुकी है, 90 सीटों की डेफिसिट तब भी रह जाती है सरकार बनाने के लिए। हम बिहार की 40 सीटों को कभी भी जो है वो एकदम से नकार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। और नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है उस पर शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना उनके साथ निश्चित तौर पर आ जाएगी, लेकिन अन्य दलों को जब आपको जोड़ने की स्थिति पैदा होगी तब क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बन पाएगी? ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदरूनी फोरम पे जिसपे उसको निश्चित तौर पर विमर्श करना होगा। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, आपने ना इधर की बात कही ना उधर की बात कही, बीच की बात आपने कही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से पर जरा हमारे जो ब्यूरो चीफ है नीरज गुप्ता, नीरज क्या खबर है? क्या ये संशय हो गया कि लालकृष्ण आडवाणी कल भी गोवा नहीं जाएंगे? बिल्कुल आशुतोष, अभी की ये ताजा खबर है कि लालकृष्ण आडवाणी के कल गोवा जाने पर सस्पेंस बन गया है। दरअसल उनके डॉक्टर्स ने ये कहा है कि हम सुबह ही आखिरी कॉल लेंगे। जो उन्हें स्टोमक फीवर का जो प्रॉब्लम बताया गया था वो डॉक्टर्स के मुताबिक अभी उसमें पूरी तरह आराम नहीं आया है, यानी डॉक्टर सुबह उन्हें ये बताएंगे कि उन्हें जाना है या नहीं जाना है। अभी तक के कार्यक्रम जी, ये राजनीतिक बीमारी है या वाकई मेडिकल बीमारी है? देखिए आशुतोष, जो सुबह से जिस तरह की डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसमें इस बीमारी के सियासी सिम्टम्स का होना इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। आडवाणी के गोवा ना जाने का सबसे बड़ा असर ये होगा कि कार्यकारिणी में मोदी के ऊपर कोई बड़ा फैसला लेना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। आडवाणी का विरोध अपनी जगह है, लेकिन आडवाणी की गैर मौजूदगी में सीधा मोदी को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया जाए या उन्हें कोई बड़ी कमान सौंप दी जाए, ये उनकी गैर मौजूदगी में मुश्किल होगा और ऐसी सूरत में कोई आश्चर्य नहीं कि आडवाणी गोवा ना जाए। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की बीमारी की खबर आ रही है, क्या ये पार्टी के अंदर विरोध के स्वर सुनाई आपको पड़ रहे हैं? नहीं, ये छिद्रान्वेषण मीडिया का है। मुझे लगता है लालकृष्ण आडवाणी जी 86 वर्ष की उम्र में बीमार हैं और यदि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं पहुंचे तो इसको लेकर बहुत छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं। प्रदीप सिंह जी, क्या इसके सियासी मतलब नहीं निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल निकलेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सियासी बात है और पार्टी में स्पष्ट रूप से डिवीजन दिखाई दे रहा है। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अगले 1 साल तक मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, ये तो मोदी बनाम आडवाणी हो रहा है। लालकृष्ण आडवाणी किसी भी हालत में मोदी का राज तिलक कम से कम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है वो रोकना चाहते हैं।
पहले आप देखिए अलग अलग उन्होंने कंधे तलाश किए। क्यों रोकना चाहते? क्यों रोकना चाहते? अपने लिए। आज अगर लाल कृष्ण आडवाणी कहते कि सुषमा स्वराज को होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, वो कहते राजनाथ सिंह को होना चाहिए, वो कहते अरुण जेटली को होना चाहिए, तो उनकी बात में ज्यादा वजन होता। आज वो अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने लिए पद चाहते हैं, इसलिए और कमजोर। राकेश सिन्हा जी, भले अगर मैं सिद्धार्थनाथ जी की बातों को स्वीकार कर लूं, राजनाथ सिंह जी की बातों को स्वीकार कर लूं कि लाल कृष्ण आडवाणी वाकई बीमार, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन मीडिया में अक्सर ये होता है कि जो खबर पहले बीमारी के तौर पर आती है बाद में राजनीतिक बीमारी नजर आने लगती है। इस वक्त इस तरीके की खबर आना भी क्या ये शुभ संकेत है? क्या इस बात का प्रतीक नहीं कि बीमारी कुछ ज्यादा गहरी है? देखिए, मैं मानता हूं कि मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं उसको रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको आप उपेक्षा करके या खंडन करके आप काम नहीं चला सकते। डिफरेंसेस का रोड शो नहीं होना चाहिए, और इस रोड शो को बंद करने के लिए या तो विज्ञप्ति आडवाणी जी की तरफ से आए। दूसरी बात जो मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी, 1 साल से उनके नेतृत्व पर चर्चा चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना मुंह खोला कि मैं तीसरे नंबर का हूं। नरेंद्र मोदी को भी आकर कहना चाहिए कि लीडरशिप की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इस तरह की चीजें होना शोभनीय नहीं है। आप खंडन कर दें, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। चूंकि उत्तर यूपीए सरकार के खिलाफ जो वातावरण है, उस वातावरण पर यह इसकी साया न पड़े, इससे पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। और सभी बड़े नेताओं को अभी वह बड़प्पन दिखाने का वक्त आ गया है। इसका एक ही स्लोगन होना चाहिए कि सिंक, बर्न एंड डिस्ट्रॉय द यूपीएससी। बिल्कुल। सिद्धार्थनाथ सिंह, जो बात राकेश सिन्हा ने कही उस पर दम है कि इस पूरे मसले पर अब नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर बयान देना चाहिए कि भाई ये पूरा मसला है क्या, किस बात को लेकर नाराजगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान कह सकते कि नहीं भाई मैं तो तीसरे नंबर पर हूं, मुझसे तो सीनियर नरेंद्र मोदी और रमन सिंह है, इस मसले पर मोदी जी चुप नजर आते हैं, क्यों? नहीं, आशुतोष जी, मसला क्या है जी कि आडवाणी जी की तबीयत खराब है, मीडिया चला रही है कि वो नाराज है इसलिए आना नहीं चाहते। अब इससे बड़ा हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वयं मीडिया में आके कह रहे हैं, उसके पहले वेंकैया नायडू जी कह चुके हैं, दिन भर हम लोग प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, आपके चैनल पे आके बोल रहे हैं, मगर अब कोई मानने को नहीं तैयार हो तो मैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकता, तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मगर ये जो चीजें हैं हम लोग किस प्रकार से मान के चलिए, कल से कार्यकारिणी है जी, आज भी हम लोग को एजेंडा मिला है। हाँ। एजेंडा के ऊपर हम लोग ने बहुत सुझाव भी दिए हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से आंदोलन तेज करना चाहिए, संगठन किस प्रकार से मजबूत करना। तो एक सेकंड आशुतोष जी, कल से हम लोग विस्तार से यूपीए को किस प्रकार से हटाना है, किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन मैनेजमेंट होना, इन सब चीज पे चर्चा होगी। आपको निराश नहीं करेंगे हम लोग। सिद्धार्थ, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं आप मीडिया पर बड़े करीने से, बड़ी नफासत के साथ और लखनवी अंदाज में आपने जो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा किया, मैं उसको सिर माथे पर रखता हूं। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं। मेरा सवाल यह है, क्या आप ये मानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी वाकई चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनका राज तिलक कर दिया जाए? ऐसा है, आडवाणी जी के ये जितने हैं ना पीढ़ियां, ये सब उनके बच्चे हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। सर सीधा जवाब चाहिए आपसे। 2002 की भी कार्यकारिणी, मैं सीधा ही दे रहा हूँ, कोई मतभेद नहीं है इस मसले में, कोई मतभेद नहीं है। आशुतोष जी सुन लीजिए, आपका जवाब मैं सीधा ही दे रहा हूँ। 2002 की भी कार्यकारिणी आपको याद है, यही गोवा था और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे आडवाणी जी के आशीर्वाद के साथ, और आप उसको नकार नहीं सकते। आडवाणी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिला रहेगा। क्या मतभेद की बात को आप पूरी तरीके से नकार रहे हैं? क्या मतभेद की बात को पूरी तरीके से नकारते हैं आप? कोई मतभेद हो तो मैं बोलूं ना। चलिए, मतभेद है ही नहीं, अब मैं इस मतभेद में कैसे घुस जाऊं? चलिए, आपको लगता है कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इस चर्चा पर आप कहीं मुझे छोटे से ब्रेक के बाद लौटते तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।